पिछले एक साल से मुल्क में जारी सियासी भौचाल ने मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन हालात में IMF का प्रोग्राम भी कहीं हवा में तहलील हो गया है और मईशत उस जगह पर आ गई है जहां उसको डिफ़ॉल्ट से गैबी ताकत ही बचा सकती है। हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4.3 अरब डॉलर्स पर आ गए हैं, जबकि अगले महीने पाकिस्तान को 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करती हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये अदायगियाँ तो पाकिस्तान कर लेगा, लेकिन आइंदा माली साल पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए 34 अरब डॉलर्स दरकार होंगे, जिसकी फाइनेंसिंग गैर यकीनी है। लेकिन इसाक डार का दावा है कि पाकिस्तान ने दिसंबर तक अदायगियों का इंतजाम कर दिया है। इसाक डार का डॉलर्स को 200 रुपये पर लाने का ख्वाब ही रह गया है। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर की तारीख के तमाम रिकॉर्ड डॉलर्स ने तोड़ दिए और डॉलर 308 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सियासी अफरा तफरी की वजह से पिछले 2 हफ्तों में स्टॉक मार्केट में 1046 पॉइंट्स की कमी हो गई और इस माली साल के 10 माह में मुल्की बरामदात 11.7% कम होकर 23 अरब 17 करोड़ डॉलर्स पर आ गई हैं। इस माली साल के 10 माह में सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 2.25 अरब डॉलर्स की कमी आई, यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 14% गिर गईं। माहिरीन का खदशा है कि इस माली साल के अख्ताम तक बरामदात में 6 अरब डॉलर्स तक कमी आ सकती है, जिससे 60 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले 10 माह के दौरान हमारे टैक्स रेवेन्यू में 400 अरब की कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि इस वक्त महंगाई की शरह 36.4% है। इसके साथ इस माली साल के दौरान हमारी तरसीलात ज़र में भी 13% कमी आ गई है, जबकि पिछले साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में बड़ी सनतों की पैदावार में 25% कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब इस वक्त शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर है और मईशत के पहिए को इसने जकड़ा हुआ है। यही वजह है कि पिछले 10 माह में पाकिस्तान की ऑयल इंपोर्ट्स में 18% कमी देखी गई। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 10 माह प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की जानिब से दिए जाने वाले कर्ज़ों की 90% उसमें भी कमी आई है और इस वक्त बैंक्स कोई रिस्क लिए बगैर सिर्फ हुकूमत को 22% के करीब शरह सूद पर कर्जा फराहम कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। 9 जून को बजट पेश हो रहा है, IMF प्रोग्राम होता नज़र नहीं आ रहा। इसाक डार साहब पुरुमीद हैं कि IMF प्रोग्राम हो या ना हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। आपका इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहना है? शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि IMF प्रोग्राम अगर हो जाए, और वो आप जानते हैं कि हम सब ये समझते हैं कि IMF प्रोग्राम ज़रूरी है डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए। डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़ जो बेस्ट प्रोटेक्शन है, जो सबसे आसान इंश्योरेंस है डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़, वो IMF का प्रोग्राम होना है। तो मैं उससे अशद ज़रूरी समझता हूँ मुल्क की मईशत के लिए। ठीक है, मगर ये जो दिसंबर तक की फाइनेंसिंग है, इसका बंदोबस्त हो गया है। जैसे ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि अगले माली साल में हमें कुछ 34 अरब डॉलर्स मज़ीद दरकार होंगे। IMF के प्रोग्राम में अगर हम नहीं जाते तो क्या ये फाइनेंसिंग हमारे लिए आसान होगी? ये IMF के प्रोग्राम में अगर नहीं गए तो तकरीबन आप समझ लीजिए नामुमकिन होगी। गुजारिश ये है कि देखें, जो आपने फरमाया था इस महीने नहीं, इस महीने मई और जून के महीने में हमें 3.7 अरब डॉलर देने हैं रीपेमेंट के, और 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं, 40 करोड़ डॉलर देने हैं हमको सूद के। तो हमारे पास 4.5 बिलियन हैं। उसमें से अगर ये निकाल दें तो सिर्फ 400 मिलियन रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको चाइना जो है वो कम से कम 1 बिलियन का एक री रोल कर देगा और इंशाल्लाह 1.5 बिलियन का एक और री रोल कर देगा। तो हमारे पास तकरीबन 3 बिलियन हो जाएंगे 1 जुलाई को। और अगर 3 बिलियन 1 जुलाई को हैं और आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर में IMF की कोई किस्त नहीं आती, और अगर जून में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी किस्त नहीं आती, तो अक्टूबर के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि 2 बिलियन से भी कम डॉलर्स होंगे 1 अक्टूबर को, या शायद उससे भी काफ़ी कम होंगे जब हम ये सेकंड क्वार्टर शुरू करेंगे इस अगले माली साल का। उसके बाद जो है वो IMF की अशद ज़रूरत होगी, वरना बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, एक और सवाल आपसे बजट के हवाले से मैं करता चलूँ कि बजट से पहले IMF प्रोग्राम तो होता नज़र नहीं आ रहा, तो इसका हुकूमत बेनिफिट उठाएगी
कि वो थोड़ा कुछ आवाम दोस्त बजट दे सके, या इसका नुकसान होगा कि आईएमएफ प्रोग्राम नहीं है, हालत हमारी टाइट है, बहुत अच्छा बजट हम नहीं दे सकते? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के पास, जैसे आपने ख़ुद इब्तदाई में कहा मेरे सवाल से पहले, कि 400 अरब रुपए की एफबीआर के टारगेट में कमी आई है। पिछले साल से तो कम नहीं है, लेकिन टारगेट में कमी आई है जो टारगेट में जमा करने के हैं। तो आपको, और क्योंकि इतनी 35% महंगाई है, तो आपको 10-15-20% शायद आपके अखराजात भी बढ़ें, तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, पेंशन्स बढ़ानी पड़ेंगी, दीगर अखराजात बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने 15-20% अपने अखराजात बढ़ाए हैं कम अज़ कम, तो फिर आपको उतना रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा 25-30%। ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस वक्त जो है या तो नए टैक्स आयद करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बजट दे सकेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत अब भी बज़ाहिर वो जो भी कहें, हुकूमत अब भी इस उम्मीद में होगा कि हम जब बजट दे देंगे और आईएमएफ जब ये बजट का डॉक्यूमेंट सुन लेगा और बजट पास हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आईएमएफ से डील हो जाएगी। मेरा ये यकीन है, मुझे कभी यकीन है इस बात का कि कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो आईएमएफ से वापस आईएमएफ को लाने की कोशिश कर रही होगी। और जो ज़्यादातर लोग हैं वजारत ख़जाना में, वो इस बात को बिल्कुल इस बात का इदराक रखते हैं। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब, ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा ना कि 9 जून से पहले आईएमएफ प्रोग्राम हो जाए और इस बजट में से पहले आईएमएफ प्रोग्राम हो जाए। लेकिन वफाकी वज़रा मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि इस दफ़ा आवाम दोस्त बजट देंगे। तो कहाँ से गुंजाइश निकाल सकती है हुकूमत? है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको कि कोई गुंजाइश निकाल सकती है हुकूमत? जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि देखिए, महंगाई 35% है, तो जो हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह मिसाल के तौर पर लाख रुपए थी, तो आज तो वो 65,000 के बराबर है। तो वो हुकूमत के अफसरान तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमें तनख्वाह जो है कम से कम उतनी तो ले आएँ कि जो हमारा पिछले साल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन हो जाए। तो आपको वहाँ पर तो थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि वो गलत बात होगी, मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ सूबों के साथ मिलकर वफाक जो है वो ओवरऑल मिनिमम वेज भी बढ़ा दे। जो 25,000 रुपये मिनिमम वेज थी उसको भी बढ़ा दे। मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपोर्टर्स भी जो हैं उनको भी कुछ अच्छे डॉलर्स के रेट्स मिले हैं, तो वहाँ पे भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। उससे आवाम को एक रिलीफ तो आती है, लेकिन साथ साथ जो है वो थोड़ी सी महंगाई आती है, लेकिन वो करना ज़रूरी है। हुकूमत के पास क्या रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, क्या नए रेवेन्यूज़ के सोर्सेज लेकर आते हैं। जैसे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ तवज्जो देते हैं, या सर्विसेज सेक्टर में जैसे हमारे दुकानदार वगैरह हैं जिनके ऊपर मैंने टैक्स लगाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं या नहीं देते, वो देखना की बात है। अच्छा, आईएमएफ प्रोग्राम नहीं हुआ, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि जो भी कंडीशंस थी आईएमएफ की, इसाक डार साहब कह रहे हैं सब पूरी कर दी हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो बात थी तो चाइना भी निकल के सामने आया, सऊदी अरब भी आया, यूएई भी आया, सब हमारी मदद के लिए तैयार थे। तो वजह क्या है, कहाँ पर ये मामला अटक गया? ज्यादती कर रहा है आईएमएफ? देखिए, अगर ये अक्टूबर नवंबर में ये बात हो जाती तो मेरे ख्याल से बात ये आसान हो जाती। अब ज्यों ज्यों वक्त निकलता गया यूं यूं मुश्किल बढ़ती गई, और जो बैंकों ने पैसे निकाल लिए पाकिस्तान से, रीरोल नहीं किए मिडल ईस्ट के बैंकों ने, दीगर बैंकों ने, नॉन चाइनीज़ बैंकों ने, तो वो उससे हमें ये नुकसान हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब ये बात बिल्कुल बचा है कि हम जो कर सकते थे, यानी कि जो टैक्स लगा सकते थे, दीगर चीज़ें कर सकते थे, वो हमने कर ली। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है वो आईएमएफ के हिसाब से हमारी 6 बिलियन है, और हम जो थे वो सिर्फ मेरे ख्याल से 3 बिलियन, सऊदी अरब से 2 और यूएई से 3 बिलियन ये पक्के जमा कर चुके थे, और शायद 1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से आ जाता तो 4 बिलियन जमा कर सके थे। तो 2 बिलियन की कमी थी। अब जहाँ तक सियासत की बात है तो देखें, एक ज़माने में जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौजें होती थीं, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत थी मगरबी ममालिक में, तो वो था हमारा एक वज़न होता था आईएमएफ में। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा पिछले 2 सालों में, 2 मरतबा इमरान खान साहब की हुकूमत में और 1 मरतबा डार साहब ने, 3 मरतबा आईएमएफ से किए हुए माहिदों से पीछे हटे हैं। तो आईएमएफ भी ज़रा सा अब वो जो है ना, दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। अच्छा, मेरी ये कन्फ्यूजन भी दूर कीजिए।
आपने कहा कि 2 मरतबा इमरान खान और 1 मरतबा इसाक डार के दौर में हम IMF माहिदों से पीछे हटे। क्या वाकई बजट से पहले मौजूदा हुकूमत IMF प्रोग्राम में जाने के लिए संजीदा भी थी? क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस अगर आप देखें तो उसके साथ वो जिस तरह से कम की गई हैं, और एक्सचेंज रेट का ये मसला है कि एक्सचेंज रेट इस वक्त ओपन मार्केट और इंटर बैंक में फिर 20 रुपये का फ़र्क आ गया है। तो क्या वाकई हुकूमत संजीदा भी थी कि बजट से पहले IMF प्रोग्राम ले ले? देखें, अक्टूबर नवंबर ये जो नवा रिव्यू था ये जुलाई अगस्त सितंबर की परफॉर्मेंस पे था, जिसके अक्टूबर के एंड पे नंबर आते हैं, जो नवंबर में रिव्यू हो जाना चाहिए था। और क्योंकि हमने प्रोग्राम रिवाइव करा था तो नवंबर में हो जाना चाहिए। उस वक्त हमने जो भी रविश इस्तेमाल की थी कि डॉलर के अपनी मर्ज़ी के रेट रखे थे वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हमने ताख़ीर कर दी। मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत ने कभी ये सोचा होगा कि हम IMF के प्रोग्राम नहीं करेंगे। आई थिंक कि जो भी लोग हैं समझते हैं सब लोग कि IMF जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और IMF के अलावा कोई और राह फ़रार नहीं है हमारे पास। अब जो भी मुश्किलें हमने IMF के कहने पे उठा ली हैं और उठा रहे हैं, जब से 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो इसके बाद तो हमको प्रोग्राम मुकम्मल कर ही लेना चाहिए। और अब क्योंकि हमने सारी मुश्किलें तो उठा ही ली हैं तो प्रोग्राम मुकम्मल हो जाना चाहिए, हमारे भी हक़ में है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के भी हक़ में यही है कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अगर अक्टूबर नवंबर में प्रोग्राम हो जाता तो शायद कुछ और होती। अब बात हो रही है तो सूरत हाल बदल गई। अब हम जून के बाद की बात करें तो यकीनी तौर पर सूरत हाल और बदली हुई होगी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी हमें पहले से ज़्यादा चाहिए होगी, और जो इक़दाम हमें करने थे, अब आप डॉलर को ही देखें कि इसे हमें फ्री फ्लोट करना था, लेकिन इस वक्त तासुर ये आ रहा है कि हुकूमत शायद इसमें इंटरवीन कर रही है। तो वाकई एक तो मुझे डॉलर के हवाले से आप बताइएगा, और दूसरा ये कि फिर कंडीशंस तब्दील हो जाएंगी ना जब हम बजट के बाद जाएंगे IMF के पास। जितना ज़्यादा अरसा निकलता है हमको उतनी ज़ाहिर है कि बात मुश्किल हो जाती है। आप इस तरह सोच लीजिए कि हमने कुछ और ओवर ज़ाया कर दिया तो अब हमारा रन रेट और बढ़ गया। लेकिन जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक़ है तो जैसे जैसे वक्त निकल रहा है और IMF से थोड़ी सी प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो लोगों के सेंस में है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है। और जब पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है और ब्लूमबर्ग और दीगर जो जरीदे हैं वो लिखते हैं कि भाई इतने पैसे दे सकोगे, इतने पैसों की ज़रूरत है, जैसे आपने बताया कि अगले साल 34 बिलियन की ज़रूरत है, जो कि ज़ाहिर है कि सबको ही पता है कि वो IMF के बगैर नहीं हो सकते पूरे। उस जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है ऐसे ऐसे डिमांड फॉर डॉलर बढ़ रही है। जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो डॉलर के अंदर अपने सेविंग्स को रखना चाह रहा है। वो ज़मीनें बेच के, जो पहले हम ज़मीनें ख़रीद लेते थे अपने पैसे स्टोर करने के लिए या दीगर चीज़ें ख़रीद लेते थे या फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट कर देते थे, तो इस वक्त वो चीज़ें नहीं हो रही। एक डॉलर की डिमांड हो गई है और डॉलर जा रहा है। जब आवाम को ये लगेगा और बिज़नेस को ये लगेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के रिस्क से बच चुका है, तो वो जो डॉलर हमारा गया है वो वापस आएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला डॉलर का रेट भी जो है वो कंट्रोल में आएगा और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन हमको पहले उन लोगों को ये अश्योरेंस देनी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, और ये वर्बली बोलने से नहीं हो सकता कि ये हो गया वो हो गया। आप IMF के प्रोग्राम में जाएँ, आप दुनिया से लोन लें, आप वो एक प्रोग्राम के तहत काम करें, तो फिर वो बात बनती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस दौरान गुज़िश्ता 10 माह में जो एक्सपोर्ट्स के फिगर हमारे सामने 12% कमी हो गई, और टेक्सटाइल के जो भी लेटेस्ट फिगर्स आए उसमें टेक्सटाइल की 14% एक्सपोर्ट्स में कमी हो गई है। तो इसके वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे। बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए, मईशत का पहिया चलाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इन हालात में हुकूमत क्या कर सकती है, क्या उसे करना चाहिए? देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर के पहले 3 महीने इस साल के जो थे, उस वक्त एक्सपोर्ट कम नहीं हुई थी। उस वक्त एक्सपोर्ट मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी एक्सपोर्ट। जब सितंबर के बाद हमने रुपए को आर्टिफिशियली एक लेवल पे लाके रखना शुरू कर दिया, और जब हवाले की मार्केट 270-280 हो गई और आपकी मार्केट जो थी वो 230 रुपए की थी, और जो इंपोर्ट कर सकते थे, जो लकी लोग इंपोर्ट खुल सकते थे, वो फिर माल भी महंगा बेचते थे क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट $70 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट डॉलर की 270 थी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होना शुरू हुई। पिछले महीने आपने देखा कि 25% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है।
तो एक्सपोर्ट्स तो बहुत छोटा हिस्सा है हमारी मईशत का। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कम हुई है उससे नौकरियां कम हुई है, और जाहिर है कि जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम मेजर करते हैं और वो कम हुई है तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुई है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि कुछ अरसे तक जो है वो हम कोशिश ना करें कि डॉलर को आर्टिफिशियली या किसी भी तरीके से मेंटेन करें, और जो डॉलर जहाँ पे जा रहा है उस वक्त जाने दें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड है, मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो 50, 60, 70 की दिहाई में अमेरिका के जो सबसे बड़ा तनाज़ा जापान से था वो ये था कि जापान ने अपना येन अंडर वैल्यूड रखा है, जो 80, 90 की दिहाई में और इस सदी की पिछली दिहाई में जो चाइना से जो होता था अमेरिका का तनाज़ा वो ये था कि आपने RMB जो है वो अंडर वैल्यूड रखा है। तो ये कौमें जो होती हैं ये थोड़ी सी करंट कंजम्पशन को रोकती हैं। अंडर वैल्यू रखने का मतलब है कि फ्यूचर आप इस वक्त आप माला बना के चीज़ें बाहर बेचते हैं, डॉलर कमाते हैं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा है। हमने उल्टी रविश रखी है कि हम इस वक्त कर्ज ले लेते हैं ताकि आज अच्छा हो जाए और बच्चों के मुस्तकबिल को हम गिरवी रखाते हैं। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो थोड़े अर्से तक, अभी इस वक्त अगर हुकूमत डॉलर को ना छेड़े, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, और 1-2 साल तक अगर हम ये पॉलिसी रखें कि हम डॉलर्स के अंदर मार्केट में इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि खुद ब खुद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। खुद ब खुद मैन्युफैक्चरिंग जो कि आज पाकिस्तान में बेच रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि बाहर की मंडी में बेचना अच्छा है। और ये जो बात आपने गौर एजाज साहब को जो दिखाया था शुरू में, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और दीगर ममालिक में, वियतनाम में एक्सपोर्ट बढ़ गई, वो इसलिए बढ़ गई कि हमने जब अक्टूबर से जब रुपया को वो करना शुरू करा, ओवर वैल्यू करना शुरू करा, डॉलर को रोकना शुरू करा, उन ममालिक ने नहीं किया। तो आपने देखा कि फ़ौरन से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी कम हुई और पाकिस्तान की रेमिटेंस भी कम हुई, और जब से हमने ये छोड़ा है वापस से तो फिर रेमिटेंस वापस आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये करने के लिए आप खुद कह रहे हैं कि 3-4 साल लगेंगे, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएंगी, लेकिन इस वक्त तो एक बड़ा मसला ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन उसका शॉर्टफॉल है, 400 अरब रुपए अभी भी कम है। इसको बढ़ाने के लिए जैसे आपने इक़दाम किए थे कि आप रिटेलर से भी ले रहे थे, आपने इस दायरे को बढ़ाया था टैक्स नेट को, तो क्या हुकूमत कर सकती है इन हालात में? हालात तो बहुत टाइट हैं, लेकिन इन टाइट हालात में भी हुकूमत क्या कर सकती है कि रेवेन्यू कलेक्शन उसकी बढ़ जाए? मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो 4% का हमारा सुपर टैक्स था वो तो शायद रहने देना चाहिए। मैंने एक तजवीज़ दी थी शहबाज साहब को जब मैं वज़ीर था कि एक 5% का टैक्स और लगाते हैं कंपनियों के ऊपर जो कंपनियां 10% भी एक्सपोर्ट नहीं करती, और उसको स्टेप वाइज करा था ताकि उससे जो है वो एक्सपोर्ट्स जो कंपनियां करती हैं अपनी सेल्स का 10-12% से ज़्यादा, उनके ऊपर हम कोई वज़न नहीं डालेंगे। लेकिन जो कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं करती हैं उनके ऊपर हम वज़न डालेंगे, जो कि गैस इस्तेमाल करती हैं, दीगर चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन $1 भी नहीं कमा के देती हैं हमको, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टैक्स डालें आप। दीगर आप जो है, मैंने जैसे गुजारिश करी कि आप सूबों से बात करें और आप प्रॉपर्टी टैक्स कहें सूबों को कि आप प्रॉपर्टी टैक्स दें ताकि सूबों का थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, और फिर थोड़ा सा अगर सूबे जो हैं वो थोड़े से आपको पैसे उसमें से वापस दे सकें। उसके बाद जो मैंने गुजारिश की कि जो हमने कोशिश भी की थी कि रिटेलर्स के ऊपर आप टैक्स लगाइए। पाकिस्तान में 22 लाख रिटेलर हैं, सिर्फ 30,000 लोग टैक्स देते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आप उसके बाद ये दीगर टैक्स देख लीजिए। ख़ास तौर पर देखें जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में वो ये है कि जो लोग हैं उनको सनत में शायद इतनी आमदन नहीं होती जितनी कि इस वक्त सिर्फ प्लॉट लेके रखने में। और आप ये देखें कि चाहे कराची का डिफेंस का फेज़ 8 हो या लाहौर हो या इस्लामाबाद के अंदर ये जो एरियाज़ होते हैं F6 वगैरह या तो ये इनकी ज़मीनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं और लोग इसमें बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो अगर इस टाइप का कोई टैक्स लगाएं आप, डीम्ड इनकम टैक्स या कोई चीज़ लगाएं, ताकि ये इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि लैंड स्पेकुलेशन कम होगा, लैंड की प्राइसेस रीजनेबल होंगी, और दूसरा ये कि फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में जाएगा। तो आप एमनेस्टी ना दें, जो खान साहब ने दिया था एमनेस्टी जो रियल एस्टेट को, वो मेरे ख्याल से बहुत गलत पॉलिसी थी। लेकिन आप, और किसी को अब एमनेस्टी ना दें, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा टैक्स करें रियल एस्टेट को, और जो बर्डन है वो आप शिफ्ट कर दें टैक्स का रियल एस्टेट के ऊपर और उन इंडस्ट्री के ऊपर जो सिर्फ लोकल बेचते हैं, और थोड़ा सा एक्सपोर्ट वालों के लिए आप मगर मसला तो ये है ना डॉक्टर साहब कि ये बातें तो सब कहते हैं कि कर दें, ऐसा करता कोई भी नहीं है कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगा दें, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दें, जूलर से टैक्स ले लें, रिटेलर से टैक्स ले लें, ज़रात से टैक्स ले लें। कहते सब हैं, जब आपका दौर था तो आपने भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया था, वो अब भी आपको देखता है तो याद करता है कि आपने। तो इस दफ़ा के बजट में आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो तनख्वाहदार तबका जो है उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है?
देखिए, गुजारिश ये है कि जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो हमने टैक्स तनख्वाहदार तबके पे कम किया था, और इस बार भी शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत मुझको थी कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम से कम रखो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन IMF से वो हफीज़ शेख साहब एक वादा करके आ गए थे और वो बिल्कुल बज़िद थे कि वो एक पैसा कम नहीं करने दे रहे थे वहाँ से टैक्स रेट से। उसके बाद सच्ची बात ये कि देखें, हमने रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाया, विच इज़ बेसिकली 1% टैक्स, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट टैक्स। हमने तो उसके बाद हमने दुकानों के ऊपर टैक्स लगाया और रिटेल के सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाया। मैंने तो सोने की दुकानों को अलग करके उनके कुछ टैक्स रेट्स कम कर दिए थे ताकि उनको टैक्स मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में को 30 दुकानें या 20 दुकानें थी सोने की जो टैक्स देती थी, बाकी कोई नहीं देता था। उसके बाद हमने सोचा था कि तमाम, जैसे कि ये शहबाज साहब और मैं ये बातें करते थे पहले भी, कि हम कुछ कहीं कहीं कैपेसिटी टैक्स पे चले जाएंगे। जैसे शुगर मिल है, हमें पता है कितनी क्रशिंग करती है, हम उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगा देंगे। इससे प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो पास ऑन नहीं हो सकता कंज्यूमर्स को, और हमको टैक्स मिल जाएगा। तो देयर आर वेज टू डू इट। और ऑब्वियसली हमने कोशिश की थी, हमने टैक्स नहीं, सेल टैक्स नहीं बढ़ाया था जिसका खर्चा, जिसका इम्पैक्ट आवाम पे आता है। हमने तो वो कोशिश की थी कि जिससे जो उमरा हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे इजाज़त दी थी कि उनके बेटों की जो फैक्ट्रियाँ हैं शुगर मिल, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% सेल्स टैक्स लगा दें। तो ये अब पाकिस्तान देखें जिस नैच पे आ गया है भाई, इस वक्त अगर ये जो अशराफिया और जो साहिब सरवत लोग अगर आके ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। आपका इतना खर्चा और इतना बड़े बड़े डेफिसिट्स हो गए कि आपको अपने मुल्क की खातिर ये देना पड़ेगा। और ये कोई वो नहीं है कि आप कोई मतलब सतार एदी बन रहे हैं। ये बस सी बात ये कि आप पर्सनल इंटरेस्ट देखें कि मुल्क की मईशत ही नहीं चलेगी, तो फिर आप किसको क्या बेचोगे? ठीक, बिल्कुल ठीक। चलाने के लिए ये हर शहरी की अपनी जिम्मेदारी भी है, लेकिन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम नहीं होगा तो फिर कलेक्शन नहीं भी होगी। तो सिस्टम तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन टाइट हालात में, इन मुश्किल हालात में एक अच्छा बजट ये हुकूमत दे सके, इसके लिए आपके पास कोई तजावीज़ हैं? मैं ये समझता हूँ कि वज़ारत ख़ज़ाना के पास काफ़ी समझदार लोग हैं और शायद मेरी तजावीज़ की इनको ज़रूरत नहीं है। क्या पता डॉक्टर साहब कि कोई चीज़ ऐसी हो जो क्लिक कर जाए। सर देखिए, जो मैंने गुजारिश की थी कि रिटेलर्स जो है, अगर 30 लाख दुकानदार, पाकिस्तान में 22 लाख से ज़्यादा दुकानें हैं और सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं और आप उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं तो ये ज़्यादती नहीं है। आप मतलब ज़्यादती नहीं है कि रिटेलर से टैक्स लें, मतलब टैक्स तो लेना चाहिए ना। अगर रियल इस्टेट वाले जो हैं, बड़े बड़े रियल इस्टेट वाले, वो टैक्स नहीं दे रहे, आप उनके ऊपर 1% टैक्स नहीं लगा सकते, तो वो थोड़ा सा लगाए उसको, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देख लें, लीगल एस्पेक्ट को देख लें। और मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि अब जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम वापस से एक मरतबा NFC अवार्ड को खोलें, और जो हम पैसे NFC अवार्ड में सूबों को दे देते हैं, जिससे कि सूबों का खर्चा 5-600% बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, और 50% से मतलब सिंपल एवरेज पे, कंपाउंडेड में कम। अगर इतना तेज़ी से सूबों के खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इनको इतने पैसे दे दिए और फिर उनके पास इंसेंटिव भी नहीं रहा कि ना वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, ना एग्रीकल्चर टैक्स जमा करें, तो NFC अवार्ड को भी रिवाइज़ करने में या रिविज़िट करने में कोई ऐसी हर्ज नहीं है। खुदा न खास्ता उसको भी ज़रा देख लें कि अगर आप वफाक को कंगाल रख लेते हैं, वफाक बैंक्रप्सी के नैच पे होगा और सूबे अमीर होंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये मिलकर सबको मुश्तरका सैक्रिफाइस करनी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे।